Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to discuss topic 6.3. So let's begin. See, in this 6.3, among all those tribal anthropology chapters, this is one of the simplest one because when you will see the questions which is being asked in the previous year, काफी direct questions पूछे गए हैं, like impact of urbanization पूछा गया है, then about the forest policies, ऐसे ऐसे direct questions पूछे गए हैं. And when you see the entire syllabus of the 6.3, basically आप इसको तीन part में divide कर सकते हैं. First is your development project and the impact or problems of the rehabilitation. Then the second is the development of the forest policies and their impacts on the tribal. And the third is the impact of urbanization and industrialization on tribal population. So हम भी इस लेक्चर के अंदर इनको इन तीन कैटेगरीज के अंदर ही देखेंगे. एंड एज वी आर डूइंग फॉर द ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट, बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं है, विच इज़ वाई I will take you that how you can study this particular topics, and depending upon that, using your own notes or the notes available on this channel, आप उनमें से कुछ भी यूज़ करके अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं. ठीक है. So firstly, when we talk about the first part, which is the development project and the impact on the tribal displacement and problems of rehabilitation, तो you need to know about the displacement. ठीक है. Displacement होता क्या है? हमने पहले भी ट्राइबल इश्यूज के अंदर देखा है दैट डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग जहाँ पे उनको अपनी जगह से हटा दिया जाता है, एंड दैट इज बेसिकली इन दी सिंपलर टर्म्स अगर आप बताएं. And in the anthropology or even for that matter in GS, you have to substantiate your point using some datas and references, right? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए यू कैन ऑफ कोर्स यूज द डेटाज विच इज अवेलेबल ओवर देयर. सो ओवरऑल माना जाता है कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं उनमें से 40% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन विच इज डिस्प्लेस्ड कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल्स ओनली. सो दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, एंड दैट शोज कि ये ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट वाला जो इशू है ये कितना गंभीर है, लाइक हाउ मच impact it can have on the overall life, right? Then forms of displacement, बिकॉज हमें तो इम्पैक्ट देखना है, तो इम्पैक्ट जानने के लिए आपको ज़रूरी ये होना चाहिए कि किस किस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं. तो पहला तो आपका डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट होता है विच इज़ वेरी ऑब्वियस, बिकॉज वेन एवर देयर इज सम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उस केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप इन दोज एरियाज दैट आर नॉट वेरी हाईली पॉपुलेटेड एंड मे बी occupied by the tribal peoples only, maybe in the forest land or some areas where the mineral deposits are there. तो ज़्यादातर आप ऐसे जगहों पे देखेंगे कि the tribals are staying. ठीक है. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं. ऑफ कोर्स एज एंड व्हेन एवर यू आर सीइंग दिस वीडियो, हो सकता है कि आप 2023 में देख रहे हो एंड 2024 में देख रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर केस. अगर आपको जीएस के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं करंट अफेयर के ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, यू कैन डेफिनेटली इंक्लूड दैट. when disaster induced displacement होता है, अगेन disaster induced displacement के भी एग्जाम्पल जब भी आप मेंशन करोगे तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मेंशन करने. अगर आपने देखा कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कोई एक बड़ा डिजास्टर आया है, मे इट बी साइक्लोन, मे इट बी फ्लड, मे इट बी एनी ऑफ द अदर थिंग्स और द अर्थक्वेक्स फॉर दैट मैटर, अगर उस केस में आपने देखा है कि एक सिग्निफिकेंट ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में हुआ है, देन यू कैन डेफिनेटली इंक्लूड दैट एज वेल. देन अगेन योर कन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, इस केस में भी आप करंट अफेयर का यूज़ करोगे तो द वेरी रिसेंट द मणिपुर वायलेंस, that you can include in this form of displacement. All right. So that is how you can take up examples. Now when you understood about the displacement, then हम देखेंगे कि इसका impact क्या होता है, because that's the main part of your syllabus, right? So displacement के impact दो type के हो सकते हैं. One is your positive impact and another one is your negative impact. Of course the negative impact overpowers your positive impact, लेकिन हम थोड़ा अगर positive sides में भी देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट होता है and if that displacement happen in a like synchronized manner where the person who is displaced is also rehabilitated, then उस केस में उनके overall life पे ये positive impact डालता है, because what will happen that the person who is displaced might get some proper compensation and they might get rehabilitated well where they can improve upon their life. देन अगेन दूसरा ये हो सकता है कि वो उनके इनकम पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है, बिकॉज सपोज somebody who's living in a forested area and because of some development induced displacement they are shifted somewhere else. Again,
इस पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, विच अनफॉर्चुनेटली इन मोस्ट ऑफ द केस होता नहीं है, जो कि हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स के अंदर देखेंगे. बट येस, इफ दैट हैपन्स वेल, देन उनके इनकम में भी बढ़ोतरी हो सकती है, बिकॉज व्हेन दे वर लिविंग इन द फॉरेस्टेड एरिया they don't have much avenues for the proper economic activities. But now when they have moved out of that forested area, they can have some other avenues to earn better, right? And it can also break in some oppressive and social hierarchies. So basically यहाँ पे ये impact हम उनके cultural या societal जो उनका structure है उसके अंदर भी देख सकते हैं, because again when there is certain tribal people who staying on a very secluded place, so they must be following certain of their own customs which not might fit proper with the overall society. मतलब उनके लिए तो वो अच्छा है, but it might not be very relevant in the present day society when we talk about the democracy, human right and everything. तो उस केस में अगर वैसी कोई प्रैक्टिसेस होंगी तो उसको भी ख़त्म करने में ये जो डिस्प्लेसमेंट है विद प्रॉपर रिहैबिलिटेशन कैन हेल्प, राइट? So these are like few of those examples, but again as I told you before that the negative impact outpowers your positive one. So negative impact के अंदर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, so which is why I have not included each one of them over here. जैसे आप देखोगे landlessness है, destitute labor market है, so for each of them I have included case studies that you can check out in the notes, ठीक है? और इसमें भी again कुछ वैसा समझने वाला नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. अगेन जैसे होमलेसनेस है, मार्जिनलाइजेशन है, दीज आर ऑल द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट? सो दैट यू कैन चेक आउट. नाउ हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रिहैबिलिटेशन की. तो सबसे पहले अगर रिहैबिलिटेशन की बात करें, एज वी डिस्कस्ड जस्ट बिफोर, दैट रिहैबिलिटेशन इज प्रॉपर सेटलमेंट. मतलब जो भी ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए हैं, और फॉर दैट मैटर लाइक एनी अदर पीपल हु हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड, when they get settled somewhere else or when they are compensated for their loss over there, then that is we call rehabilitation, right? So problems बहुत सारे हैं rehabilitation में, and that you can quote like from different ways. Firstly, सबसे बड़ा issue होता है कि जो land acquisition किया जाता है उस केस में जो compensation दिया जाता है, that is again a very tedious task, because that include red tapeism, that includes some very complex processes which are out of the reach of those tribal people, or for that matter who are poverty stricken people. तो उनको ये सारी चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती, which is why they land up not getting the proper compensation for what they deserves to be. Then the second one is your loss of livelihood. So again, those people who get displaced, so they must be doing some or the other thing for their livelihood in the place where they were earlier staying. But because of that displacement, they have to completely come into a new sphere. और उस न्यू स्फेयर में अपने आप को सेटल करने के लिए टू अर्न एन लाइवलीहुड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस, अनटिल अनलेस उनको कोई एक एक्सटर्नल सपोर्ट दिया जाए. लाइक फॉर दैट मैटर अगर कोई NGOs है और गवर्नमेंट मशीनरी है, उन्होंने उनको कुछ रीस्किलिंग किया एंड कहीं और काम के लिए इनेबल कराया, दैट इज़ अदर थिंग. बट अदरवाइज जो ट्राइबल्स होते हैं ज़्यादातर जो फॉरेस्ट से चुन के चीज़ें लाते हैं, उनका कुछ सामान बनाते हैं, उनको बेचते हैं, दैट इज़ हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड. they get very hardly impacted. Again सोशो कल्चरल डिसरप्शंस भी होते हैं, बेसिक सर्विसेज भी जो होती हैं, बिकॉज सी डिस्प्लेसमेंट हो गया तो प्रॉपर जब तक रिहैबिलिटेशन नहीं होता है, so then everything including even the access to the drinking water becomes very difficult for them, because they are left at like the lurch, right? उनको कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिली है, तो ये जो बेसिक सर्विसेज भी उनको नहीं मिल पाती है, दैट बिकम्स अ हिंड्रेंस फॉर द सर्वाइवल इटसेल्फ. देन द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन. सी ये प्रॉब्लम आपको मोस्टली जहाँ कहीं भी इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट या जहाँ कहीं भी ऐसे लार्ज स्केल चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ पे आपको लगेगा कि जो एक्चुअली इससे इम्पैक्ट हो रहा है, द पर्सन हु इज एक्चुअली गेटिंग इम्पैक्टेड, इन दिस केस द ट्राइबल्स, they are not having a good say in the consultation process. They are not involved at a higher level of discussions, because वो उनको शायद उतनी समझ नहीं होती है, और इवन समझ भी होती है फॉर दैट मैटर, उस टाइप की हमारी मशीनरी डिज़ाइन नहीं है कि हम उनकी सहमति को इनकलकेट कर सके. ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज़ सम प्रोविजंस अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जहाँ पे ग्राम सभा होती है, वो एम्पावर्ड होती है टू टेक सो मेनी ऑफ द डिसीजंस, बट इन ग्राउंड रियलिटीज़ आर समवट डिफरेंट.
एंड इसके ही वजह से क्या होता है कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन कंसल्टेशन की वजह से दे अल्टीमेटली हैव टू सफर. देन इनएडिक्वेट रिहैबिलिटेशन पॉलिसी. सी अगर आप रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पढ़ोगे, आई हैव इंक्लूडेड द रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो आपके 2013 वाली है. So 2013 की rehabilitation policy, I would suggest you should go in detail because I have included all the limitation, all the provisions for that policy. So you should go in detail about that because आपको वहाँ से भी पता चलेगा. And UPSC in the previous year also have asked question related to the rehabilitation policy. So you should know about it. ठीक है, तो वो policy बना तो दी गई है, but actual ground implementation and all the provisions that is there in the policy are not really adequate to serve the entire purpose. और ये भी अलग अलग है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं, लैंड टाइटल और फॉरेस्ट राइट्स, ये अपने आप में एक ट्राइबल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, जो कि हम आगे चल के भी देखेंगे. फॉरेस्ट एक्ट की जब आप एनालिसिस करोगे, द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन, दीज आर लाइक सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द रिहैबिलिटेशन. Then as I told you कि rehabilitation policy आपको पढ़ना है. This is some preview about the 2007 and this is about the 2013 which is the most important one. तो आप इसके main features देख लेना, then limitations वगैरह जो मैंने include किए वो भी देख लेना, then there is a conclusion and everything that you should go through. Now talking about the development of forest policy and tribals. So forest policy को हम tribal से हमेशा क्यों relate करते हैं, या forest को हम हमेशा tribal से इसलिए भी relate कर लेते हैं because tribals are amongst those people who used to stay in close contact with the forest. और आप कह सकते हो फॉरेस्ट में ही रहते हैं ज़्यादातर ट्राइबल्स, नॉट टुडे बट आज से काफ़ी सालों पहले जब आप देखेंगे तो ट्राइबल्स की जो आइडेंटिटी थी दैट वाज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द फॉरेस्ट. और ये आपकी जितनी भी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है, बिकॉज आप देखेंगे कि फॉरेस्ट पॉलिसी में समय समय पर काफ़ी चेंजेस आए, तो विल डिवाइड दैट इनटू प्री एंड पोस्ट कॉलोनाइजेशन. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब थे तो उनका पर्पस पॉलिसीज़ को लेके कुछ अलग था, एंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस तब जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनी उनका एक अलग एजेंडा था. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी विल डिवाइड इट इन टू पार्ट्स, प्री एंड पोस्ट. तो जब आप प्री की बात करें, सो प्री के केस में व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रिटिशर्स, सो देयर मेन कंसर्न विद द फॉरेस्ट वाज द टिम्बर. उनको फॉरेस्ट से टिम्बर इकट्ठा करना था जिससे दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस, दे कैन मेक द वेगन्स, जो भी आपका रेलवे और बाकी सारी चीज़ें उस समय पे हो रही थी, उसमें ये जो टिम्बर्स थे दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इस वजह से उनको फॉरेस्ट से लोगों को दूर रखने के लिए सर्टन पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी. सो दैट इज़ हाउ दे केम अप विद द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1855 एंड दिस वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी. तो लॉर्ड डलहौजी ने जब ये फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आई तो इसमें इनका पर्पस था कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी है दे हैव द कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट लैंड, एंड उनका ये मानना था कि जो फॉरेस्ट है उनको वो थोड़ी साइंटिफिक मेथड से, जो भी उनके अपने रिसर्च एंड स्टडीज़ थे उनके हेल्प से वो फॉरेस्ट को कंजर्व भी करे. सो इट वाज सर्विंग द ड्यूअल पर्पस, बट अनफॉर्चुनेटली जो उनका पहला वाला पर्पस है विच इज़ गेटिंग द प्रॉफिट आउट ऑफ इट, वो ज़्यादा किया जा रहा था रादर देन दी फॉरेस्ट्री मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑल. ठीक है, then the second forest policy, second or third consecutively, was in 1865 और उसके बाद 1878. तो इस टाइम पे फॉरेस्ट वाले पॉलिसी जो थी ये मोस्टली आप कह सकते हो मोर फोकस टुवर्ड्स गेटिंग दी टिम्बर. यहाँ पे पूरी तरह से उन्होंने जो फॉरेस्ट में अदर एक्टिविटीज़ थी, मे इट बी ग्रेजिंग और मे इट बी कलेक्टिंग एनी अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, इसको भी पूरी तरह से बैन कर दिया था सो दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. देन उसके बाद आपकी 1894 की फॉरेस्ट पॉलिसी आई. तो इन्होंने क्या किया इस टाइम पे, इट मार्क द अपीयरेंस ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स टू रिस्ट्रिक्ट एंड रेगुलेट ट्राइबल राइट एंड प्रिविलेजेस इन द फॉरेस्ट. सो मोर और लेस ये 1894 वाज द अनदर एक्सटेंशन ऑफ 1865 एंड 78, बट यहाँ पे एक अथॉरिटी भी उन्होंने इस्टेब्लिश करी विच इज़ द फॉरेस्ट ऑफिशियल. और आज के डेट में इसका ही एक मॉडर्नाइज्ड और इवॉल्व अ गुड वर्जन जो आप देखते हो विच इज़ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, राइट. Then the Indian Forest Act 1927, and this is one of the important forest policies during the pre-colonial era. तो इसके अंदर the forest was divided into reserve, protected and village forest. अब according to the reserve, protected and village forests वहाँ पे अलग अलग certain restrictions थे, rights थे, वो define किए गए, and of course most of them were favored towards the Britishers. Now coming on to the impact of colonial forest policy, हमने जितना भी ये डिस्कस किया है दिस इज वन ऑफ द समराइजेशन कि क्या क्या उसके इम्पैक्ट्स हुए.
सो मोस्टली ट्राइबल्स को और ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ा. दे हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, दे हैव लॉस्ट ऑल देयर राइट्स ओवर फॉरेस्ट. सो ये सारी चीज़ें थी दैट दे हैव टू फेस. ओके. Then the post-independence forest policy. So post-independent forest policy के अंदर you have to study about 1952 in brief, then 88, and the most important is your 2006 Forest Right Act, right? So 52 की अगर आप बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा changes नहीं थे from the colonial era, but यहाँ पे certain जो rights थे tribals के to get or the collect some of the forest produce वो provide किए गए थे. But other than that वो जो categorization थी and जो restrictions थे ज़्यादातर they remains the same. Then the forest policy of 1988, इसके अंदर काफ़ी बदलाव किए गए and the tribals were recognized as someone who can help in the conservation of the forest. यानी कि forest management में उन्हें एक important pillar की तरह देखा गया. So that is one of the significant move in this 1988 policy. And Forest Right Act तो this is again giving certain sets of rights to the tribal. और इसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, एंड यू विल हियर सम ऑफ द करंट अफेयर एवरी नाउ एंड देन रिलेटेड टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट, विच इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग डीपर इन टू इट, एंड आई हैव इंक्लूडेड दैट इन द नोट्स सो दैट फॉरेस्ट राइट्स के क्या क्या एनालिसिस है एंड क्या क्या प्रोविजंस है, उनके लिमिटेशंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, सम ऑफ द केस स्टडीज रिलेटेड टू इट, ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड ओवर देयर. ठीक है. देन अगेन इनका भी क्या इम्पैक्ट रहा ट्राइबल्स पे, that you can definitely see over here. Now coming to the last part, which is your impact of urbanization and industrialization on tribal population. See again, अब ये वाला जो है, so I'll tell you one of the way to do it is, हमने paper 2 के अंदर already, paper 1 के अंदर already impact of urbanization and industrialization on the overall society देखा हुआ है, right? Then we in paper 2 we have seen the impact of globalization. तो आप वहाँ के कुछ कुछ केस स्टडीज भी इसके अंदर यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन इफ दे हैव सम इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल्स. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू, बिकॉज इसी तरह से आप अपना जो ओवरऑल होलिस्टिक नॉलेज है वो यूज कर सकते हो. तो अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, इम्पैक्ट पढ़ना है. तो यू शुड नो कि अर्बनाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, एंड आई नो कि आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. देन व्हेन यू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, तो अगेन आप इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा होगा, क्या क्या सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट रहा होगा. देन सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट के अंदर भी आपके बहुत सारे सेग्रीगेशंस आएंगे, एंड ऑफ कोर्स यू विल नीड केस स्टडीज फॉर ऑल ऑफ दीज, सो दैट आई हैव इंक्लूडेड दैट फॉर यू इन द नोट्स. ठीक है. तो इसके अंदर भी इम्पैक्ट में आप अगर देखोगे तो इम्पैक्ट में अगर आप चाहो तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में भी डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो ओवरऑल एक समरी में भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि वो 15 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का है या 20 नंबर का है. ऑलराइट. सो इसी के साथ हमारा 6.3 भी खत्म होता है, एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून. थैंक यू सो मच.